हाय एवरीवन, आई एम अलीशा एंड यू वाचिंग #लखनऊ। आज हम एक ऐसे इंसान से मिलने आए हैं जो कि एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के 5 बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और पार्टी के बूथ मैनेजमेंट के मास्टर ट्रेनर भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर यशपाल सिंह जी की। उनसे मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि उन्होंने अपना कार्यकाल कैसे कैसे निकाला है। तो ज्यादा देर न करते हुए आइए चल के उनसे खास बातचीत करते हैं, लेकिन उनसे बात करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं उनकी जिंदगी। प्रोफेसर यशपाल सिंह जी का जन्म 1969 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। 1996 में एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के रूप में ज्वाइन किया और 2011 में अपनी मेहनत और लगन के चलते सीनियर प्रोफेसर की पोस्ट हासिल की और साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष का भी पद हासिल किया। यशपाल सिंह जी ने बहुत से क्षेत्र में बूथ ट्रेनिंग दी है और यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के 5 बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। यशपाल सिंह जी का लक्ष्य है कि शिक्षा को एक समान लोगों तक पहुंचाना और भारत में बेरोजगारी को दूर करना। गुड आफ्टरनून सर, वेलकम टू #लखनऊ। सर, सबसे पहले हम सभी से एक बात पूछते हैं, उनकी स्टार्टिंग पूछते हैं। तो सर, हम आपसे भी आपकी स्टार्टिंग पूछेंगे। जहां लोग बिजनेस में जाने में लगे हुए हैं, बिजनेस की होड़ में चल रहे हैं, लेकिन आपने प्रोफेसर में अपना प्रोफेशन क्यों बनाया? जहाँ तक प्रोफेशन की बात है, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं बचपन से ही प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मैं बचपन से ही टीचिंग में आने के लिए इच्छुक था। टीचर्स मुझे हमेशा से बहुत छोटे पर से बहुत अच्छे लगते हैं। जब मैं प्राइमरी कक्षा में पढ़ता था तब मैं प्राइमरी कक्षा में जो हमें मुंशी जी पढ़ाते थे तो मैं मुंशी जी बनना चाहता था। उसके बाद जब मैं जूनियर हाई स्कूल में पहुंचा तो पंडित जी मुझे पढ़ाते थे तो मैं पंडित जी बनना चाहता था। हम लोग अध्यापक को मुंशी जी पंडित जी कहते थे गाँव में, तो हम वो मुंशी जी पंडित जी बनना चाहते थे। बहुत बाद में हमें पता लगा कि नहीं, हम तो यूनिवर्सिटी तक अध्यापक बन सकते हैं। तो मैंने धीरे धीरे यूनिवर्सिटी के अध्यापन के काम तक धीरे धीरे तरक्की की। मैं धीरे पहले मैं सेंट्रल स्कूल में पीजीटी मैथमेटिक्स रहा करीब 2.5 बरस। उसके बाद मैं 1996 से यहाँ इस विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहा हूँ, बीएड और एमएड विभाग में। तो ये पूरी आपकी लाइफ की जर्नी प्रोफेसर के रूप में ही चल रही है या इससे पहले आपने बहुत सारे पड़ाव पार करे हैं तो आप इस मुकाम पर आए? नहीं, मैं एज प्रोफेसर ही तो नहीं कह सकता, पर मैंने आपको बताया कि मैंने शुरुआत की थी छोटी कक्षाओं के अध्यापक के तौर पर। यहीं बरेली में एक आवासीय विद्यालय है, मैंने सबसे पहली नौकरी वहाँ पे की थी। उसके बाद मैं फिर केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी मैथमेटिक्स रहा 2.5 बरस, जिसमें से करीब 10 महीने में आसाम में था। उसके बाद मैं करीब 14-15 महीने शाहजहांपुर में रहा हूँ, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 में। उसकी शाहजहांपुर मेरा पैतृक शहर भी है, मैं मूलतः शाहजहांपुर से हूँ। तो उसके बाद फिर फरवरी 1996 में मैं इस विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त हुआ था। फिर धीरे धीरे प्रमोट होते होते प्रवक्ता से मैं रीडर बना, रीडर से एसोसिएट प्रोफेसर बना, फिर अब मैं 2011 से यहाँ प्रोफेसर हूँ। लेकिन सर, क्या होता है ना कि एक प्रोफेसर की जो अहमियत होती है स्टूडेंट की लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अब तक आपकी लाइफ में कितने स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो आपसे पढ़ने के बाद एक सक्सेस लाइफ जी रहे हैं या सक्सेस करियर में गए? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने अलीशा जी, पर मैं एक बात सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, किसी भी व्यक्ति के कुछ बनने में, उसके सक्सेसफुल होने में कोई एक आदमी जिम्मेदार कभी नहीं होता है। ये बात सच है कि टीचर को सबसे ज़्यादा क्रेडिट मिलता है, पर यह भी बात ध्यान रखिए कि टीचर कोई अकेला जिम्मेदार नहीं होता किसी विद्यार्थी के लिए। उस विद्यार्थी को किसने प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाया है उसका भी क्रेडिट है, किसने सेकेंडरी लेवल पर पढ़ाया है उसका भी क्रेडिट है, किसने उच्च शिक्षा में पढ़ाया उनका भी क्रेडिट है। मैं ट्रेनिंग का प्रोफेसर हूँ, तो मैं बीएड और एमएड पढ़ाता हूँ। मैं वहाँ पे शिक्षण कैसे करें वो प्रशिक्षण देता हूँ, वो ट्रेनिंग देता हूँ, वो एजुकेशन देता हूँ। तो जाहिर सी बात है, मेरा एक बिल्कुल स्पेसिफिक काम है जो मैं करता हूँ, पर मेरे पास आने से पहले काफ़ी कुछ बच्चा सीख करके आया हुआ होता है। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि मेरे बहुत सारे बच्चे मुझसे भी आगे निकले हैं।
जो कि मेरे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। मुझे आपको ये बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरे कम से कम 4 विद्यार्थी मुझसे पहले से प्रोफेसर हैं। वो पहले प्रोफेसर बने हैं, मैं बाद में बना हूँ। और मेरे विद्यार्थियों में शायद ही कोई होगा जो आज की तारीख में बेरोजगार घूम रहा होगा। लगभग सारे विद्यार्थी कहीं न कहीं जॉब में हैं और जब मिलते हैं तो बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्रेम देते हैं। यहाँ एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, अध्यापक हम लोगों में एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। कुछ लोग मानते हैं कि जो सफल बच्चा है, हमारी वजह से सफल बच्चा है, वो हमें सम्मान दे, पर हम उसको दूसरे तरीके से ग्रहण करते हैं। अगर बच्चा अपने अध्यापक से प्रेम करता है तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो मुझे इस बात का बहुत गर्व है, बहुत गौरव है कि मेरे बहुत सारे विद्यार्थी मुझे इतना सारा प्रेम देते हैं कि मेरे पास उसको कहने के लिए शब्द नहीं है। ये कह सकता हूँ उसको रखने के लिए जगह नहीं है, जितना प्रेम मुझे मिलता है। सर, ये तो आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ हो गई और उसमें आप बहुत ज़्यादा कामयाब भी हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं, वहाँ पर आपको वैल्यू देते हैं, प्यार भी करते हैं। तो सर, जब इतनी आपकी सेटल लाइफ है तो आपने पॉलिटिक्स में आने का क्यों सोचा और फिर कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे लगता है आपके इस सवाल का जवाब लगभग सभी लोगों से मतलब सारे देशवासियों को पता होना चाहिए। और मैं मानता हूँ हो सकता है कि आपके इस चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ काफ़ी लंबे दूर तक जाएगी और बहुत लोग इसको सुनेंगे। एक पहली बात जो कि मेरी समझ में आई बहुत लंबे अनुभव के बाद, कि चाहे हिंदुस्तान हो चाहे दुनिया का कोई दूसरा हिस्सा हो, राजनीति से बाहर कुछ नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, पर जितना प्रभावित आप लोगों के जीवन को राजनीति के माध्यम से कर सकते हैं, उतना आप अन्य किसी माध्यम से नहीं कर सकते। और उसी का नतीजा आप खुद भी देखती हैं चारों तरफ कि लोग प्रशासनिक सेवाएं छोड़ करके राजनीति में आते हैं, इस्तीफा देकर के राजनीति में आते हैं, लोग जो हैं शिक्षण के व्यवसाय छोड़ करके राजनीति में आते हैं। वकीलों का राजनीति में आने का तो लंबा इतिहास है। मतलब आप देखिए कि बिजनेसमैन भी राजनीति में आ रहे हैं, यहाँ तक कि सन्यासी राजनीति में आ रहे हैं, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने दुनिया से सन्यास ले रखा है, जिनसे कोई राग रंग से मतलब नहीं है, पर वो भी राजनीति में आ रहे हैं। तो जब सन्यासी राजनीति से मुक्त नहीं है तो मुझे लगता है मैं तो एक प्रोफेसर हूँ, मेरा इस समाज के प्रति एक बड़ा दायित्व बनता है कि मैंने जो कुछ भी हासिल किया है, जो भी मैं सफलता पाता हूँ, जो भी मैं संतोष पाता हूँ, वो इसी समाज से मुझे प्राप्त हुआ है। तो जब इसी समाज से सारा कुछ मुझे प्राप्त हुआ है तो निश्चित रूप से समाज का मुझ पर एक ऋण है और उस ऋण को चुकता करने का मेरे पास जो इकलौता साधन है वो राजनीति है। इस वजह से मैं राजनीति में आया। आपने जो दूसरा प्रश्न इसके साथ जोड़ करके पूछा कि राजनीति में आने के बाद कांग्रेस ही क्यों, ये भी बड़ा मजेदार सवाल है और इसका जवाब उससे भी ज्यादा मजेदार है। एक्चुअली आप देखेंगे कि राजनीति में ज्यादातर लोग सफलता के लिए आना चाहते हैं और एक और चीज है, उनमें से भी ज्यादातर लोग तात्कालिक सफलता चाहते हैं। और आप एक बात और गौर करेंगे तो पाएंगे कि जो राजनीति है उसको लोगों ने अर्थ बदल दिया है। राजनीति अपने सच्चे अर्थ में समाज सेवा है, राजनीति अपने सच्चे अर्थ में लोगों से जुड़ाव है, राजनीति अपने सच्चे अर्थ में लोगों के लिए कुछ करने की भावना है। और जो हम तात्कालिक सफलता जो देखने की कोशिश करते हैं वो निश्चित रूप से राजनीति से कहीं अलग हटके है, राजनीति से परे है, वो राजनीति नहीं है। अगर हम राजनीति की बात करें समाज सेवा के अर्थ में, जुड़ाव के अर्थ में, तो वैसी सूरत में आपको गौर करना पड़ेगा कि आखिर जो उपलब्ध दल हैं, जो पार्टियां आपके चयन के लिए उपलब्ध हैं, उनमें आप किसको बेहतर मानते हैं, किसको बेहतर समझते हैं, कि कौन है जो आपको लगता है कि समाज के लिए बेहतर कर सकता है, बेहतर करने में सक्षम है। और जब मैं इस पहलू पर चयन करने की कोशिश करता हूं, मूल्यांकन करने की कोशिश करता हूं, तो मुझको इस देश में केवल एक ही दल नजर आता है और वो कांग्रेस है। उसकी कुछ वजह मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, अगर आप गौर करें, हिंदुस्तान में बहुत विविधता है, किस्म किस्म की विविधताएं हैं। आप देखिए, भाषा की विविधता है, धर्म की विविधता है, क्षेत्र की विविधता है, जिसको कहते हैं भौगोलिक विविधताएं हैं। मतलब आप देखिए कितने किस्म की विविधताएं, यहाँ तक कि हमारे यहाँ रेसेज भी अलग अलग हैं। आप देखिए, एक तरफ हमारे यहाँ एक अलग रेस के लोग हैं, एक को आप आर्यंस के तौर पे आइडेंटिफाई करते हो, कुछ को आप द्रविडियंस कह के आइडेंटिफाई करते हो, कुछ को आप जो है आप कहते हो कि वो जो हमारा जो चाइनीज वाली जो रेस है वो भी रेस हमारे यहाँ उपलब्ध है आपके नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में। तो आप देखिए कितने किस्म की कितनी विविधताएं हमारे देश में हैं। और
कोई भी राजनीतिक दल अगर वो इन विविधताओं का आदर नहीं करता, अगर वो इन विविधताओं को साथ लेकर के नहीं चलता, तो मुझे लगता है कि वो दल निश्चित रूप से इस देश के साथ न्याय नहीं कर सकता है। और अगर आप स्पष्टता से नजर डालें, स्पष्टता से देखें, तो आप जान जाएंगी कि केवल और केवल कांग्रेस ही है जिसको मैं कहता हूं, मैं बेसिक रूप से जो शिक्षा में भी समावेशी शिक्षा का मैं विशेषज्ञ हूं। समावेशी शिक्षा का मतलब वो शिक्षा जो सबको समान रूप से उपलब्ध हो, सब किसी के साथ कोई भेदभाव न करती हो। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी, हमारा जो भारत का संविधान है, वो भी समावेशी प्रकृति का है। वो किसी के साथ कोई भी भेदभाव करने की आज्ञा नहीं देता है। वो किसी के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव करने की बात नहीं करता है, उसको मना करता है, उसकी साफ साफ मनाही है संविधान में। पर अगर आप चारों तरफ देखें तो जो अन्य दल हैं उनमें आपको निश्चित रूप से कोई न कोई एकांगीपन नजर आएगा, कुछ न कुछ उनमें आपको बुराई दिखेगी। केवल और केवल कांग्रेस है जो सच्चे अर्थों में, असली अर्थों में समावेशी पार्टी है। समावेशी पार्टी है मतलब सबको साथ लेकर के चलती है, सबका मतलब सम्मिलित विकास करने की, सबको साथ साथ लेकर चलने की बात है। किसी के साथ कोई भेदभाव न करने की बात है, चाहे धर्म हो, चाहे भाषा हो, चाहे क्षेत्र हो, किसी भी आधार पर किसी से कोई भेदभाव न करके सबको एक साथ लेकर चलना, सबका विकास पर केंद्रित करना। ये जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, वो नारा है, पर उस नारे की जो असलियत है वो कांग्रेस के साथ है। बाकी जो आज की तारीख में सत्ताधारी दल है वो नारा तो दे सकता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो नारा सच्चाई से कितना दूर है ये आप रोज कई उदाहरणों में देख सकते हैं। आज जब हमारी आपकी बात चल रही है तो उसका एक ताजा उदाहरण जहांगीरपुरी दिल्ली आप अभी देख रहे हैं। तो ये वजह है कि मैं कांग्रेस में शामिल हुआ। और जो कई लोग ये भी मानते हैं कि कांग्रेस जो है काफ़ी लंबे समय तक सत्ता से दूर रहने वाली है, तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस चाहे अगले 50 साल सत्ता में ना आए, चाहे मेरे अगले जन्म के बाद सत्ता में आए, पर मैं इसी पार्टी में रहूंगा। क्योंकि जहां आपका विचार ना मिलता हो, अगर आप उस दल में काम करते हैं, जैसा कि आपको ढेरों उदाहरण दिखते हैं, कई लोग इधर से उधर बंदर की तरह कूद फान करते रहते हैं, पर मुझे लगता है कि वो विचारधारा पहला है। आप अगर एक विचार छोड़ करके किसी दूसरे विचार में जाते भी, मैं ये नहीं कहता कि दल बदलना गलत है, दल भी बदला जा सकता है। कई बार आपका धीरे धीरे स्नेह विकास होता है, आपकी राजनीतिक चेतना विकसित होती है, तो आप पाते हैं कि जो विचार आप समझ रहे थे वो विचार किसी एक बड़े विचार में शामिल है, तब आप अपने छोटे विचार को छोड़ के एक बड़े विचार में शामिल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपने एक विचार पकड़ा, उसके साथ आप राजनीति कर रहे हैं, और उसका ठीक कंट्राडिक्टरी विचार जो उसका बिल्कुल अपोजिट है, आप कूद करके उसमें पहुंच गए। तो ये जो है, हमारी पार्टी में भी कुछ नेताओं ने ऐसा किया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको और बड़ा नहीं करना चाहता, पर आपको पता है कि ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरी दृष्टि में वो उचित नहीं है। जैसे कि सर हमने देखा है और सुना भी है कि आपने काफ़ी जिलों में बूथ ट्रेनिंग दी है। ये कांग्रेस पार्टी के तहत आपने दी है या फिर अपने प्रोफेसर के करियर में दी है? ये किस चीज़ में दी है आपने, क्या है, आप मुझे डिटेल वाइज। मैं एक्चुअली आपको बताना चाहूँगा, मैंने कांग्रेस जब ज्वाइन की तो उसके बाद कांग्रेस ने मुझ पर ये भरोसा किया, उन्होंने मुझे चुना कि मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट का प्रशिक्षण प्रदान करूं। बूथ मैनेजमेंट का प्रशिक्षण प्रदान करने वाले हमारी पार्टी में कुछ लोग हैं जो कि बहुत कम थे संख्या में, और उत्तर प्रदेश का राज्य जो है वो बहुत बड़ा राज्य होने के नाते ये सोचा गया कि यहाँ के ही लोकल लोग जो हैं वो अगर उस ट्रेनिंग को देंगे तो अच्छा है। हमारे पास जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं उनमें जो मेरे गुरु भी हैं, वो जिन्होंने मुझे सिखाया इस काम को, वो छत्तीसगढ़ से हैं, पर उनके लिए अकेले के लिए इतने बड़े क्षेत्र में ये ट्रेनिंग दे पाना थोड़ा मुश्किल काम था, तो इसीलिए मुझे चुना गया। और उस ट्रेनिंग के लिए पहले मुझे भी प्रशिक्षित किया गया है। पहले मेरी छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर है वहाँ पर 1 सप्ताह प्रशिक्षण हुआ मेरा। उसके बाद फिर कुछ दिनों तक मेरा प्रशिक्षण यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है, लखनऊ में हुआ है। उसके बाद फिर हम लोगों को दायित्व सौंपा गया कि हम बूथ मैनेजमेंट की अलग अलग जगहों पर जाकर के जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करें। और ऐसे कुल मिलाकर के 5 एरियाज हम लोगों ने छांटे थे, जिनके माध्यम से हम संगठन को मजबूत करने का, प्रशिक्षण देने का काम कर रहे थे। और हर टीम में हमने 5-7 इस तरीके की टीमें बनाई थी पूरे प्रदेश में, और हर टीम में 5-5 लोग हुआ करते थे। तो एक टीम में मैं था और मैं उसका समन्वयक था,
उस टीम का, और उसमें 4 और लोग भी शामिल थे जो अन्य अन्य विषयों की प्रशिक्षण प्रदान करते थे। पर हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभाओं में, सबसे ज़्यादा जिलों में प्रशिक्षण देने का कार्य किया है, जो मेरे लिए गर्व की और गौरव की बात है कि पार्टी ने मुझे इतना बड़ा एक मौका दिया है। जैसे कि सर हमने देखा है, और आपकी जो पोस्ट भी है, उत्तर प्रदेश में शिक्षक कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं आप, तो आप इस पोस्ट से ही खुश हैं या कुछ आप और करना चाहते हैं इसमें, और आपने क्या क्या काम किए हैं इस पोस्ट में? देखिए, अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश शिक्षक कांग्रेस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया, लेकिन उसके बाद मैं एक भी दिन उत्तर प्रदेश शिक्षक कांग्रेस का काम नहीं कर पाया हूं। ये मेरे लिए बड़ा गर्व की और गौरव की बात है कि पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश शिक्षक कांग्रेस का प्रदेश का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। और पर मैंने अभी आपको बताया था कि मैं बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के काम में लगातार मुब्तला था, लगातार उस काम में बिजी था, तो मैं शिक्षक कांग्रेस के काम की तरफ ध्यान नहीं दे पाया इतने समय से। उसके बाद जब चुनाव की घोषणा हो गई तो उसके बाद हम लोग चुनाव में लग गए। अब अभी चुनाव पूरा होने के बाद से पार्टी के संगठन में बदलाव की इस समय स्थितियां हैं। अब ये हम भी उस इंतजार में बैठे हैं कि हो सकता है कि मुझे कुछ दूसरा पद दिया जाए, ये भी हो सकता है कि मुझे इसी पद पे आगे काम करने का मौका मिले। तो अब जब तक कोई स्पष्टता नहीं हमें प्राप्त होती है, जब तक कोई स्पष्ट आदेश हमें ऊपर से प्राप्त नहीं होता है, तब तक मेरे लिए इस विषय में कुछ कहना मुश्किल है। पर यह निश्चित बात है, जो आपने कहा कि क्या आप कुछ और चाहते हैं, यह निश्चित बात है, जो भी राजनीति में आया है उसके 2 ही उद्देश्य होते हैं। या तो वो कोई ना कोई चुनाव लड़ना चाहता है, या वो संगठन में ऊंचे पद पर जाना चाहता है, जिस पद पर भी है उससे ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है। तरक्की आप जहाँ भी होते हैं आप चाहते ही चाहते हैं। तो मैं भी कोई अपवाद नहीं हूँ, मैं भी निश्चित रूप से तरक्की चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे कुछ अच्छा काम मिले, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे ऐसा काम मिले जिसमें मैं अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग कर सकूँ। और वरना जो भी काम मुझे पार्टी सौंपेगी वो ईमानदारी से मैं पूरी ताकत से उस काम को भी करूँगा ही करूँगा। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर कुछ बेहतर नहीं मिलेगा तो मैं काम नहीं करूँगा। मैंने आपसे पहले भी बताया कि मेरे लिए अंतिम समय तक कांग्रेस ही विकल्प है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सर, एक मैं आपसे तो कुछ थोड़ा सा हटके पूछना चाह रही हूँ, ये कांग्रेस से रिलेटेड भी है और शायद आप इसका आंसर दे पाए, मुझे किसी से मिल नहीं पाया ये आंसर। आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी सत्ता नहीं बना पाई, लेकिन क्या इंडिया के लेवल पे, नेशनल लेवल पे, क्या कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता बना पाएगी अब, या बिल्कुल ही पीछे चली जाएगी? क्यों नहीं बना पा रही है, इसका क्या रीजन है? जैसा आपने सवाल पूछा तो मैं इसमें एक चीज पहले ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भी घटना के बहुत सारे संभावित कारण होते हैं, कोई एक इकलौता कारण कभी नहीं होता है। चीज़ों को बहुत सरल करके देखना ठीक नहीं होता है। बहुत सारे जैसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, हर चीज़ में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है। मानव व्यवहार उसमें से एक है जो शायद दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है। पर अब बात यह है कि कांग्रेस को सत्ता से ये दूरी कितनी लंबी चलने वाली है, इस पर देखिए भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, लेकिन 1-2 चीज़ें हैं जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। पहली बात तो ये है कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत में आज के वक्त में कोई दूसरा राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है जो राहुल गांधी जी के पासंग भी हो। उन जैसा संवेदनशील, उन जैसा दूरदृष्टि वाला नेतृत्व हमें प्राप्त है, ये हम बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन उसमें एक बड़ी सी लेकिन लगी है। भाजपा का जो प्रचार तंत्र है, उस प्रचार तंत्र का जो झूठ है वो पिछले 8-9 सालों से जबरदस्त तरीके से लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा है, और लोग जो हैं माननीय राहुल जी का अपमान करने का कोई मौका अपने हाथ से नहीं छोड़ते हैं। पर एक बात और है, जब तक आपको कोई अवसर मिले ही ना, तब तक आप कैसे सिद्ध करोगे कि आप उस अवसर के योग्य हो, सुयोग्य हो? तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैंने थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि हो सकता है इस जन्म में ना हो, पर मुझे पूरा भरोसा है कि ज़्यादा देर नहीं है, 2024 में ही कांग्रेस ही इकलौता विकल्प है। और ये हिंदुस्तान की जनता को समझ में आने लग गया है कि अन्य कोई भी दल इस स्थिति में नहीं है कि वो भाजपा का सामना ताकत के साथ कर सके, क्योंकि लोगों की कई किस्म की अपनी कमजोरियां हैं, कई किस्म की उन लोगों की दिक्कतें हैं जिनको लेकर के कांग्रेस
के अलावा और कोई भी दल भाजपा का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। तो ये निश्चित बात है कि जब भी कोई भाजपा को हटाएगा तो वो कांग्रेस ही होगी, कांग्रेस के अलावा कोई और नहीं होगा। और मुझे ये भी पक्का भरोसा है कि ये जो इनका पानी का बुलबुला है भाजपा का, वो अब किसी भी दिन फूटने वाला है। और मैं पक्का मान के चल रहा हूँ 2024 में कांग्रेस ही केंद्र की सरकार में आएगी। हम आप इसको देखेंगे। सर, अगर आप अपने कैरियर में एक प्रोफेसर नहीं होते या आप पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करते तो सर आपका क्या मोटिव था, क्या आपका टारगेट था, क्या होते आप? ये आपने ऐसा सवाल पूछा है जिस पर मैंने पूरे जीवन में कभी सोचा ही नहीं कि मैं अगर अध्यापक ना होता तो क्या होता। अब क्या कह सकता हूँ, मुझे लगता है अध्यापक ना होता तो जाहिर सी बात है नेता होता, और कुछ नहीं हो सकता था। समाज सेवी होता, और कुछ नहीं हो सकता था, या शायद किसान होता। इसके अतिरिक्त मैं कुछ और सोच नहीं पा रहा हूँ। जैसे कि सर आपने बताया कि आप प्रोफेसर हैं, तो शिक्षक संघ की राजनीति आपने की है विश्वविद्यालय में, तो सर उसमें आपने क्या क्या किया है, क्या क्या काम किए हैं उसमें? ये बड़ा आपने मेरे दिल से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है। मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक राजनीति में एक्सीडेंटल तौर पर आ गया, क्योंकि तत्कालीन कुलपति के कुछ ऐसे काम थे जिनके चलते मुझे विरोध करना पड़ा और मैं अनशन पर बैठा था। उसके बाद में धीरे धीरे साथियों ने मुझे नेता बना दिया और मैं इस विश्वविद्यालय में 5 बार शिक्षक संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। और मुझे बड़ा फ़क्र है, मुझे बड़ा गर्व है कि कम से कम मेरा कोई भी साथी आज की तारीख तक मुझ पर ये लांछन नहीं लगा पाता है कि मैंने इस विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के अध्यक्ष के पद का अपने व्यक्तिगत हित के लिए कोई लाभ लिया हो, कोई काम किया हो। मैंने यथासंभव यथाशक्ति अपने सब साथियों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उन सब साथियों के लिए मैंने उनके साथ न्याय हो उसके लिए मैंने गंभीर लड़ाइयाँ लड़ी हैं और सफलतापूर्वक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बहुत सारे साथियों को मैंने न्याय दिलाया है इस विश्वविद्यालय में, जो मुझे गौरवान्वित करता है, जो मुझे प्रसन्नता देता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव मेरे जीवन का रहा है। संभवतः मुझे राजनीति से जोड़ने में इसका भी एक बड़ा योगदान है। क्योंकि सर आपका बहुत ज़्यादा जुड़ाव लग रहा है शिक्षा से, आप प्रोफेसर हैं, तो आप मुझे सर ये बताइए कि आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? ये आपने मेरे दिल के सबसे करीब का सवाल पूछा है एलिसा जी। मेरा एक ख्वाब है और बहुत लंबे समय से मैं वो ख्वाब देख रहा हूँ। वो ख्वाब ये है कि मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान में सबके लिए समान शिक्षा। आप अगर गौर से देखेंगी तो आप ये पाएंगी कि हिंदुस्तान में इतने किस्म की शिक्षा है, इतना मतलब आप जिस ढंग से अपनी जेब में जितना पैसा लेके निकलेंगे वैसी शिक्षा पा जाएंगे। आपको मुफ्त की भी शिक्षा उपलब्ध है ना, झुमरी तलैया टाइप के विद्यालयों में। आपको सस्ती शिक्षा भी उपलब्ध है, गिरे पड़े से पब्लिक स्कूल तथाकथित जो खुले हुए हैं। और आपके पास दून स्कूल, बिड़ला विद्या मंदिर या इस टाइप के और भी कई सारे ऐसे विद्यालय हैं जिनमें कुछ खास किस्म के लोग ही अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कष्ट है और दिली कष्ट है। मैं चाहता हूँ कि चाहे अंबानी का बच्चा हो, चाहे हमारे ख्याली राम का बच्चा हो, दोनों किस्म के बच्चों को, दोनों बच्चों को एक ही विद्यालय में, एक ही पाठ्यक्रम, एक ही अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। मूलतः जो मैं आपसे पहले भी बता रहा था कि समावेशी शिक्षा मेरा क्षेत्र है, तो समावेशी शिक्षा का मूल संप्रत्यय यहीं से उठता है कि अगर आप किन्हीं भी 2 बच्चों में किसी भी आधार पर शिक्षा प्रदान करने में भेदभाव नहीं करते हैं तो वही समावेशी शिक्षा है। तो आप देखिए कि क्या हम हिंदुस्तान में, और मैंने आपसे कहा था कि हमारा संविधान भी हमें ये अनुमति नहीं देता कि हम किन्हीं 2 लोगों में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव करें। फिर आखिर ऐसा क्यों है कि हमारा एक बच्चा जो है ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए अभिशप्त है जहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ पेड़ के नीचे विद्यालय लगता है, जहाँ अध्यापक भी नहीं है। ऐसे विद्यालयों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं जहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं जहाँ उनको स्क्वैश खेलना सिखाया जाता है, लान टेनिस सिखाई जाती है, घुड़सवारी सिखाई जाती है, जहाँ स्विमिंग पूल होता है, जहाँ नॉन एसी कोई कमरा ही नहीं होता है। तो ये जो भेद है ये मेरे मन को सबसे ज़्यादा पीड़ा देता है। मेरा सपना है कि मैं वो अपने जीते जी एक दिन देखूं कि जिस दिन सारे बच्चों को हिंदुस्तान के
चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, सबको एक समान शिक्षा, एक समान विद्यालयों में, एक समान पाठ्यक्रम के साथ, एक जैसे अध्यापकों के द्वारा प्राप्त होगी। ये मेरा बहुत पुराना सपना है। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, ना मैं उम्मीद छोड़ूंगा। जब तक जीऊंगा मैं इस सपने के साथ जीऊंगा। और हमें लगता है सर आपका ये सपना बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। गारंटी तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरा दल सत्ता में आता है तो मैं अपने नेतृत्व से ये जरूर चाहूँगा कि वो मेरे इस मांग पर, मेरे इस सपने पर विचार करे और संभव हो तो इस देश को ये उपहार प्राप्त होना चाहिए। सर जैसे कि अभी आपने एक वर्ड बोला था, समावेशी समाज, तो उससे क्या मतलब है आपका? वो क्या चीज़ है, वो मुझे समझ में। जैसे मैंने आपको समावेशी शिक्षा का बताया कि समावेशी शिक्षा में सबको समान अवसर देने की बात है, किसी के साथ कोई भेदभाव न करने की बात है, बिल्कुल वैसे ही समावेशी समाज की अवधारणा है। हम ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हो। देखिए, एक बात तय है कि सभी लोगों में समान योग्यता नहीं होती। हर इंसान एक जितना योग्य हो, एक जैसा योग्य हो, ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है, हर किसी के पास कोई न कोई एक क्षमता होती है। हर किसी के पास किसी न किसी एक क्षेत्र विशेष में आगे बढ़ने की योग्यता होती है। हर किसी के पास किसी न किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की करने की क्षमता होती है, पर हम उनको उस क्षेत्र में अवसर नहीं देते हैं। हम कई बार क्या होता है कि हम मछली को और हाथी को एक कंपटीशन में उतार देते हैं, जो कि अनुचित है। मैं चाहता हूं हमारा ऐसा समाज हो, और मुझे लगता है हमारा संविधान भी ऐसे ही समाज का वादा करता है, ऐसे ही समाज की कल्पना करता है, जिसमें सभी नागरिकों को देश के समान अवसर प्राप्त हो, समान रूप से आगे बढ़ने के। तो ये जो समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर हैं, भाषा की विविधता से ऊपर उठते हुए, क्षेत्र की विविधता से ऊपर उठते हुए, राजनीतिक विविधता से ऊपर उठते हुए, धार्मिक विविधता से ऊपर उठते हुए, हर तरीके की विविधताओं को पीछे छोड़ते हुए जब साथ साथ आगे बढ़ने की जो संकल्पना है, वही समावेशी समाज की संकल्पना है। और मैं चाहता हूं कि हमारे देश में ये जो समावेशी समाज की संकल्पना हमारे पूर्वजों ने, हमारे विद्वान लोगों ने, जैसे हमारे माननीय ज्योतिबा फुले जी, माननीय भीमराव अम्बेडकर जी, हमारे महात्मा गांधी जी, इन जैसे लोगों ने जो ये सपना देखा है, इस सपने को अगर हम पूरा कर पाएंगे जिस दिन, वो हमारे लिए एक बड़ा दिन होगा। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने #लखनऊ को अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका एलिसा जी, ये अवसर देने के लिए। और जो भी लोग मुझे आज सुनेंगे, देखेंगे, मैं उन सबको भी एडवांस में धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।